Hello everyone, welcome to BSP Pharmacy. I am Nikita Gupta, and as we started our subject Cosmetic Science Unit 2nd, lecture number 3rd, Face Wash. जैसे कि हमने स्टार्ट किया था हमारा सब्जेक्ट कॉस्मेटिक साइंस और इसकी सेकेंड यूनिट को हम डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर हम डिस्कस कर रहे थे किनके बारे में, उन क्रीम्स के बारे में जो हम मोस्टली यूज करते हैं मॉइस्चराइज करने के लिए, स्किन को क्लींस करने के लिए, स्किन को ब्यूटीफाई करने के लिए। तो इसी के अंदर हमने कंप्लीट कर लिया है मॉइस्चराइजिंग क्रीम, वैनिशिंग क्रीम एंड कोल्ड क्रीम। और अब हम फर्दर यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी फोर्थ क्रीम, दैट इज फेस वॉश। फेस वॉश बेसिकली एक क्रीमियस नेचर का प्रिपरेशन है, ठीक है, जो क्या करता है, फेस को क्लींस करने के काम करता है, फेस पर जो डर्ट इंप्यूरिटीज प्रेजेंट होती है उनको रिमूव करने का काम करता है। तो यहाँ हम यही डिस्कस करेंगे कि ये फेस वॉश क्या होता है और कैसे इसको फॉर्मुलेट किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो कि है फेस वॉश। ठीक है, फेस वॉश की बात करें तो दिस फेस वॉश हैज एन क्लींजिंग एक्शन ऑन द फेस and it helps in proper circulation of blood. They are formulated by using fresh fruits or herbs for beautification and improve the texture of the skin. Apart from this, they are also have medicated action for which some active pharmaceutical constituents are also added, which have some anti and fight infections. These face washes are either herbal or chemical, but are generally a mixture of herbal and chemical face wash is preferred. क्या बोल रहे हैं कि फेस वॉश क्या होते हैं? फेस वॉश जो होते हैं वो प्रिपरेशंस होती है जो उनकी क्लींजिंग एक्शन के लिए यूज की जाती हैं, यानी कि ये क्या करती हैं, फेस को क्लीन करने का काम करती हैं। और फेस पर जब इनको इस तरीके से अप्लाई किया जाता है तो ये ब्लड का प्रॉपर सर्कुलेशन करने में भी हेल्प करती हैं। ठीक है, तो ये किससे मिलकर बनी होती है? मोस्टली ये फ्रेश फ्रूट से या फ्रेश हर्ब से मिलकर बनी हुई होती हैं, जो कि स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करने का काम करती हैं और स्किन के ब्यूटिफिकेशन के लिए यूज की जाती हैं। इसके अलावा ये जो होती हैं आपके, इसके कुछ मेडिकेटेड एक्शंस भी होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर आप जब इसको मेडिसिनल पर्पस के लिए बनाते हैं तब इसके अंदर कुछ फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स या फार्मास्यूटिकल कॉन्सेंट्रेंट्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो जैसे कि फॉर एन एग्जांपल जब आपको एंटी एक्ने क्रीम बनानी होती है जो कील मुहासों को खत्म करने का काम करती है, तो वहां पर इसमें हम कोई फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट ऐड करते हैं जो एंटी एक्ने इफेक्ट यहाँ पर प्रोड्यूस करता है और उस पर्टिकुलर इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करता है। ठीक है, थर्स दीज फेस वॉश आर आइदर हर्बल और केमिकल। ये जो फेस वॉश होते हैं नेचर में या तो हर्बल प्रिपरेशन होती हैं या कोई केमिकल प्रिपरेशन होती हैं, बट जनरली ये जो है ये आपके हर्ब्स और केमिकल का एक मिक्सचर होता है। ठीक है, और डुअल एक्शन यहाँ पर परफॉर्म करता है और फेस को क्लींस करने का और ब्यूटीफाइंग करने का, उसके टेक्सचर को इम्प्रूव करने का काम ये करता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसका फॉर्मुलेशन कि कैसे इसको फॉर्मुलेट किया जाता है, कैसे इसको बनाया जाता है। तो इसकी फॉर्मुलेशन के अंदर 5 इंग्रेडिएंट से ये मिलकर के बना होता है। फर्स्ट होता है आपके सैलिसिलिक एसिड, सेकंड होता है ग्लिसरीन, थर्ड होता है सोडियम लॉरिएट सल्फेट, फोर्थ होता है आपके प्रोपाइलिन ग्लाइकोल एंड फिफ्थ होता है आपके पिपरमेंट ऑयल। ठीक है, तो इन 5 इंग्रेडिएंट से मिलकर के आपका ये फॉर्मुलेशन बना होता है। फर्स्ट होता है आपके सैलिसिलिक एसिड। क्या करता है ये सैलिसिलिक एसिड? दिस सैलिसिलिक एसिड हेल्प्स इन डिसॉल्विंग द ऑयल दैट इज सीबम एंड डर्ट व्हिच इज प्रेजेंट ऑन द फेस। ये जो सैलिसिलिक एसिड होता है ये क्या करता है, फेस पर जो भी डर्ट्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि सीबम जो हमारी ऑयली ग्लैंड्स होती है वो क्या सिक्रीट करती है, ऑयल सिक्रीट करती है, यानी कि सीबम सिक्रीट करती है, तो उसको क्या कर देती है, डिसॉल्व कर देती है और डिसॉल्व करके उसको रिमूव करने के काम करता है कौन, सैलिसिलिक एसिड। तो ये सैलिसिलिक एसिड इसमें प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इसमें प्रेजेंट होता है ग्लिसरीन। This glycerin is a chemically sugar alcohol and it is used in various products which is related to the personal care such as face cleanser etc. ठीक है, दूसरा हम इसमें मिलाते हैं ग्लिसरीन। ग्लिसरीन जो है वो केमिकली क्या होता है,
अल्कोहल होता है और डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर इसको यूज किया जाता है। ठीक है, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स में इनको यूज करते हैं, जैसे कि फेस क्लींजर में भी इसको यूज करते हैं। थर्ड होता है आपकी सोडियम लोरियत सल्फेट, एसएलएस। एसएलएस की बात करें तो दिस सोडियम लोरियत सल्फेट इज एन एक्सटेंसिवली यूज्ड एडिटिव व्हिच सर्व फॉर द पर्पस ऑफ बोथ डिटर्जेंट एज वेल एज सर्फेक्टेंट। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो एसएलएस है आपका सोडियम लोरियत सल्फेट है, ये यहाँ पर एज एन एडिटिव यहाँ पर यूज किया जाता है और आपके डिटर्जेंट की फॉर्म में, सर्फेक्टेंट की फॉर्म में इसको यहाँ पर बोथ पर्पसेस के लिए फुलफिल करने के लिए यूज करते हैं। फोर्थ होता है आपकी प्रोपाइलिन ग्लाइकोल। प्रोपाइलिन ग्लाइकोल की बात करें तो द मेन पर्पस ऑफ एडिंग द प्रोपाइलिन ग्लाइकोल टू द फेस वॉशेज एंड एक्ने क्लींजर इज टू एंट्रेप द मॉइस्चर एंड कीप द स्किन हाइड्रेटेड। ठीक है, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल की बात करें तो ये जो प्रोपाइलिन ग्लाइकोल है इसको जब फेस वॉश के अंदर ऐड किया जाता है तो ये मेन इसका जो पर्पस होता है वो क्या है कि ये फेस को क्लीन करने का काम करता है, वॉश करने का काम करता है, और जो एक्नेस प्रेजेंट है उन एक्नेस को ये रिमूव करता है। ठीक है, जो मॉइस्चर यहाँ पर ट्रैप रहता है उस मॉइस्चर को रिमूव करता है और स्किन को क्या करता है, हाइड्रेटेड बनाए रखता है। ठीक है, फिफ्थ होता है आपकी पिपरमेंट ऑयल। पिपरमेंट ऑयल की बात करें तो इट इज यूज्ड फॉर इट्स कूलिंग इफेक्ट एंड प्रोवाइडिंग अ हेल्दी स्किन टोन। ये पिपरमेंट ऑयल जो है ये क्या करता है, स्किन पर जब अप्लाई करोगे आप फेस वॉश को, तो कूलिंग इफेक्ट देगा, ठंडक देगा और स्किन टोन को हेल्दी बनाए रखेगा, उसको बेटरमेंट के लिए काम करेगा। तो इस तरीके से जब फेस वॉश बनाते हैं तो ये इंग्रेडिएंट मिलाते हैं जो क्या करते हैं, न सिर्फ फेस को क्लीन करने का काम करते हैं बल्कि स्किन को हाइड्रेटेड बनाए रखते हैं, स्किन को मॉइस्चराइज बनाए रखते हैं और स्किन टोन को मेंटेन करने का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसकी प्रिपरेशन की, इसको बनाया कैसे जाता है। तो इसको प्रिपेयर करने के लिए आपको कुछ फॉलोइंग स्टेप्स को फुलफिल करना होगा, जैसे कि फर्स्ट है कि कार्बापोल 940 should be dispersed in a distilled water and the beaker should be kept aside to swell the carbapole 940 to form the gel. This distilled water and the sufficient quantity of methylparaben and propylparaben should be taken and dissolved by heating on the water bath. Then the solution should be cooled and the propylene glycol 400 and sodium lauryl sulfate should be added. Then the further sufficient exact quantity should be mixed to the above mixture and add this carbapol 940 gel should be added to the solution along with the continuous stirring. Then drop-wise triethylonamide should be added to the formulation for the adjustment of the required skin pH and to obtain the gel at a required consistency. क्या कह रहे हैं प्रिपरेशन के लिए कि यहाँ पर हम कार्बापोल 940 को सबसे पहले यूज करेंगे और इसको हम एक सुटेबल डिस्टिल्ड वाटर के अंदर क्या कर देंगे, डिस्पर्स कर देंगे। डिस्पर्स करने के बाद हम इसको अपने बीकर में लेंगे, उसको एक साइड में रखेंगे जहां पर जो आपका कार्बापोल 940 है, क्योंकि इसको हमने वाटर के अंदर डिसॉल्व किया है तो धीरे धीरे ये स्वेल होगा और स्वेल होकर के जेल फॉर्म कर लेगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर जो डिस्टिल वाटर लिया है वो और जो सफिशिएंट अमाउंट में आपने मिथाइल पैराबीन और प्रोपाइल पैराबीन लिया है उसको हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ठीक है, और इसको फिर वाटर बाथ के ऊपर थोड़ी देर के लिए हीट भी करेंगे। ठीक है, फिर जो आपका सोल्यूशन रहेगा इसको हम कूल डाउन करेंगे, ठंडा करेंगे और इसके अंदर ऐड करेंगे क्या, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल 400। ठीक है, और इसके अलावा हम इसमें डालेंगे सोडियम लोरियल सल्फेट, इसके अंदर हम ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर एक सफिशिएंट अमाउंट के अंदर इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद इसमें 900 जो 940 हमने जो कार्बापोल जेल लिया है उसको इसके अंदर अच्छे से ऐड करेंगे, अच्छे से इसको स्टीयर करेंगे एंड देन हम ड्रॉप बाय ड्रॉप इसके अंदर ट्राईथिलोनामाइन इसके अंदर हम डालेंगे। ठीक है, और इस सोल्यूशन के पीएच को स्किन के पीएच के अकॉर्डिंग यहाँ पर एडजस्ट करेंगे और एक रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी का जेल यहाँ पर फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले हमने कार्बापोल 940 लेना है, उसको वाटर में डिसॉल्व करना है, उसको स्वेल होने देना है, स्वेल होने के बाद वो जेल बन जाएगा। फिर हमने अलग से दूसरे कंटेनर में डिस्टिल वाटर लेकर के उसमें मिथाइल पैराबीन और प्रोपाइल पैराबीन डाल करके उसको अच्छे से डिसॉल्व करना है, वाटर बाथ के ऊपर हीट करते हुए डिसॉल्व करना है। और फिर जब ये हीट कर लिया आपने, डिसॉल्व हो गया, उसके बाद उसको ठंडा करके, ठीक है,
उसके अंदर और प्रोपाइलिन ग्लाइकोल 400 और सोडियम लोरियल सल्फेट डालना है। ठीक है, फिर इस मिक्सचर को अच्छे से आपको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपके कार्बापोल 940 आपको इसके अंदर सोल्यूशन के अंदर डालना है, कंटिन्यूअसली स्टीयर करते हुए। और फिर आपको फाइनली यहाँ पर ड्रॉप बाय ड्रॉप ट्राइथिलोलामाइन डाल करके आपके फाइनल जो सोल्यूशन के पीएच है उसको आपको एडजस्ट करना है और एक रिक्वायर्ड जेल लाइक कंसिस्टेंसी यहाँ पर फॉर्म कर लेनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका फेस वॉश यहाँ पर तैयार हो जाएगा। अब ये फेस वॉश सही से बना है या नहीं, इसके लिए हम यहाँ पर इसके कुछ इवेल्युएशन पैरामीटर्स पर इसको चेक करेंगे। चेक करने के लिए हम सबसे पहला पैरामीटर लेंगे रियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। हियर the characteristics are evaluated for the color, क्लूगिंग and sudden viscosity change and feel properties। ठीक है, तो यहाँ कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होंगे उसके, जिसको यहाँ पर जाएगा। जैसे कि उसका कलर तो सही से है ना, कहीं वो क्लॉग तो नहीं कर रहा है स्किन के पोर्स को, उसकी विस्कोसिटी तो रखे रखे चेंज नहीं हो रही, उसकी जो फील प्रॉपर्टीज है वो तो कहीं चेंज नहीं हो रही। तो ये सब यहाँ पर रियोलॉजिकल डाटाज होते हैं जिससे उसके फ्लो प्रॉपर्टीज के बारे में हमको पता चलता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ब्रुकफोल्ड विस्कोमीटर को यूज करेंगे और यूज करके उसके रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पता कर लेंगे कि उसकी फ्लो प्रॉपर्टीज किस तरीके से है, कितने टाइम में वो विस्कस होने लग जाएगा, गाढ़ा होने लग जाएगा। ठीक है, सेकेंड है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ द पीएच। So here using a digital pH meter, the pH of the formulations was determined, and for this evaluation 1 gram of face wash should be dissolved in 100 ml of demineralized water and then store for the 2 hours. Then the measurement of pH of each formulation were done in the triplicate। क्या बोल रहे हैं कि डिजिटल पीएच मीटर को यूज करते हुए हमें क्या करना है, यहाँ पर सोल्यूशन के पीएच को फाइंड आउट करना है, फॉर्मुलेशन का पीएच पता करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 ग्राम हमारा फेस वॉश लेंगे, उसको 100 ml वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे। ठीक है, वो वाटर आपके डीमिनरलाइज्ड होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर कोई भी मिनरल्स प्रेजेंट यहाँ पर नहीं होंगे। उसके बाद उसको 2 घंटे के लिए हम क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर हमने जो पीएच का मेजरमेंट किया है उसको हम 3 बार ट्रिप्लीकेट, 3 बार हम यहाँ पर हर फॉर्मुलेशन के लिए करके देखेंगे। क्लियर है, क्या बोल रहे हैं कि डिजिटल पीएच मीटर को यूज करके हम पीएच चेक करेंगे। उसके लिए हमें 100 ml के सोल्यूशन में 1 ग्राम फेस वॉश को अच्छे से डिजोल्व करके स्टोर करके रखेंगे एंड देन पीएच मीटर को यूज करके 3 रीडिंग्स निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद थर्ड है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ द विस्कोसिटी। विस्कोसिटी में हम क्या चेक करते हैं कि सोल्यूशन आपका कितना विस्कस है, ये फाइंड आउट करते हैं। सो इन दिस इवेल्युएशन 100 ग्राम ऑफ ईच ऑफ फॉर्मुलेशन शुड बी weighed and transferred to the beaker using the Brookfield viscometer, that is LV viscometer, and here we use spindle number 3 for 8 rpm for the 10 rpm for the 5 minutes। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो विस्कोसिटी है उसके डिटर्मिनेशन के लिए, उसके इवेल्युएशन के लिए हम क्या करेंगे, 100 ग्राम हमारी फॉर्मुलेशन लेंगे। ठीक है, उसको हम एक बीकर के अंदर उसको हम पहले वे करेंगे, वे करके बीकर के अंदर 100 ग्राम हमारी फॉर्मुलेशन ले लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर एलवी विस्कोमीटर या ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर को यूज करके हम उसकी विस्कोसिटी को डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, 10 आरपीएम पर 3 नंबर की स्पिंडल को 5 मिनट तक के लिए रोटेट करेंगे और रीडिंग्स जो हमारी आएंगी उससे फाइनली हम क्या कर लेंगे, हमारे फेस वॉश की विस्कोसिटी को पता कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी फोर्थ स्प्रेडेबिलिटी। स्प्रेडेबिलिटी की बात, so here determination of formulation is that spreadability of an formulation should be determined by an apparatus which was invented in the laboratory and should be used for the study। Here the apparatus consists of a wooden block which is a fixed glass slide with one end tied to weight the pen ruled on the pulley which was in horizontal level with the fixed slides। क्या बोल रहे हैं कि स्प्रेडेबिलिटी के अंदर हम ये चेक करेंगे कि जब हम फॉर्मुलेशन को अप्लाई करते हैं ना फेस वॉश को, तो वो अच्छे से स्प्रेड हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। इसके लिए हम यहाँ पर एक स्प्रेडेबिलिटी एपरेटस होगा, उससे हम फॉर्मुलेशन को चेक करेंगे, उसको डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, ये जो एपरेटस है इसको लेबोरेटरी पर्पस के लिए ही इन्वेंट किया गया है और इससे हम क्या करते हैं, हमारे जो भी फॉर्मुलेशन है उसकी स्प्रेडेबिलिटी को चेक करते हैं, उसको स्टडी करते हैं।
ठीक है। इसके लिए जो हमारा एपरेटस रहता है उस वो वुडन वुडन ब्लॉक का बना हुआ रहता है। इसके ऊपर एक फिक्स्ड ग्लास स्लाइड रहती है, ठीक है। और इसके एक साइड पर हम यहाँ पर मतलब पेन रोलर रहता है जिसको हम पुली के हेल्प से टाइटली कस के बांध देते हैं, ठीक है। ये फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल लेवल पर होता है और एक फिक्स लाइट से ये क्या करता रहता है, रोटेट करता रहता है। तो हम क्या करते हैं, इस पर अपनी फॉर्मुलेशन रखते हैं और ये पुली के हेल्प से देखते हैं कि जब वो स्लाइड स्लाइड करेगी ना तो कितना आपकी फॉर्मुलेशन होगी जो कि स्प्रेड होगी। उसको फिर हम मेजर करके ये देख लेंगे कि कितना आपकी स्प्रेडिंग टेंडेंसी है आपकी फॉर्मुलेशन की। इसको ऐसा भी समझ सकते हो कि जितना विस्कस सोल्यूशन होगा ना उसकी लेस टेंडेंसी होगी स्प्रेड होने की, और जितना लेस विस्कस होगा उतनी इजीली वो स्प्रेड हो जाएगा। तो विस्कोसिटी से भी हम थोड़ा सा स्प्रेडेबिलिटी के बारे में आइडिया लगा सकते हैं। बाकी एग्जैक्टली हम इस एपरेटस को यूज करके उसकी स्प्रेडिंग टेंडेंसी को पता कर लेंगे। क्लियर। नेक्स्ट है वॉशेबिलिटी। वॉशेबिलिटी का मतलब है कि भाई उसकी वॉश करने की कितनी एबिलिटीज है, कि भाई जब आप उसको लगाया आपने तो फिर पानी डाल के हटाओगे ना तो भाई कितनी इजीली हट जा रहा है, या फिर वो वहां पे झाग देता ही जा रहा है देता ही जा रहा है। तो वो चीज हमको यहाँ पर समझनी है। तो नेक्स्ट है वॉशेबिलिटी। इन दिस द प्रोडक्ट शुड बी अप्लाइड ऑन द हैंड एंड इट शुड बी ऑब्जर्व अंडर द रनिंग वाटर। ठीक है। तो इसके लिए हम अपने प्रोडक्ट को यहाँ हाथ पर अप्लाई करेंगे और रनिंग वाटर के अंदर देखेंगे कि भाई बहते पानी के नीचे कि भाई कितनी देर में वो पूरी तरीके से उस पर्टिकुलर एरिया से चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपके स्टेबिलिटी टेस्टिंग। स्टेबिलिटी का मतलब है कि रखे रखे खराब तो नहीं हो रहा, स्टेबल तो कंडीशन में बना हुआ है। So in this, the instant washing face wash should be subjected to the following condition to temperature and relative humidity during the stability studies for 3 weeks at a room temperature। क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर आपको इंस्टेंट व्हाइटनिंग क्रीम चाहिए अगर, ठीक है, इंस्टेंट व्हाइटनिंग फेस वॉश आपको अगर यहाँ पर बनाना है तो उसके लिए जरूरी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर और पर्टिकुलर ह्यूमिडिटी कंडीशंस में रखा जाए ताकि उसकी स्टेबिलिटी यहाँ पर मेंटेन रहे, ठीक है। तो उसके लिए टेस्ट करते हैं स्टेबिलिटी स्टडी टेस्ट, ठीक है, जिसके अंदर रूम टेम्परेचर पर उसको 3 वीक के लिए रख के देखते हैं कि भाई 3 वीक तक जब एक नॉर्मल टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पर उसको रखा जाता है तो उसकी स्टेबिलिटी में कितने चेंजेस आते हैं, ठीक है। उसको फिर रिकॉर्ड किया जाता है डाटा को और उसके हिसाब से उसकी एक्सपायरी डेट वगैरह डिसाइड की जाती है। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपकी एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडी। इसमें क्या करेंगे, एक्सेलरेट करेंगे यानी कि टेम्परेचर को ह्यूमिडिटी को यहाँ पर इंक्रीज कर देंगे और फिर देखेंगे कि अब यहाँ पर कितना चेंजेस आता है। अगर हम टेम्परेचर ज्यादा पे रखते हैं तो फिर कितनी जल्दी आपका प्रोडक्ट खराब हो रहा है। तो नेक्स्ट करते हैं एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडी। So in this, as per the ICH guidelines, the stability testing of the face wash gel formulation should be done for the 2 months at a temperature of 40 degrees Celsius plus minus 2 degrees Celsius in RH 75 degree 75%, ठीक है। तो आईसीएच गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, आईसीएच जो होता है बेसिकली एक इंटरनेशनल लेवल की गाइडलाइंस होती है, ठीक है, जो कि इंडस्ट्री लेवल पर फुलफिल करनी रहती है, जो कहता है कि अगर हम यहाँ पर फेस वॉश की जो फॉर्मुलेशन है उस पर स्टेबिलिटी टेस्ट करें जिसमें हम टेम्परेचर को रखें 40 डिग्री सेल्सियस जिसमें 2% का वेरिएशन हो सकता है, ठीक है, 2 डिग्री सेल्सियस का वेरिएशन हो सकता है, और अगर हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी को 75% पर रखें 2 महीने के लिए हम अपने फॉर्मुलेशन को इसी सेम कंडीशन पे रखें तो देखेंगे कि भाई उसकी स्टेबिलिटी कितनी मेंटेन रहती है और कितनी चेंज हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके 8th एक्टिव ड्रग कंटेंट। एक्टिव ड्रग कंटेंट का मतलब है कि यहाँ पर आपके इसमें एपीआई कितना मिला हुआ है। So the amount of API, that is active pharmaceutical ingredient, can be determined by taking 10 mg of drug content present in the formulation, that is equivalent to 10 gram, which is added in 50 ml volumetric flask which containing the ethanol। क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर हमारा जो एपीआई है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, इसका जो अमाउंट है उसको हमें डिटरमाइन करना है कि भाई पता करना है कि एपीआई कितना है। इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर 10 मिलीग्राम हमारी ड्रग लेंगे, ठीक है, उसको हमारी 10 मिलीग्राम ड्रग के अंदर मतलब फॉर्मुलेशन के अंदर ड्रग का अमाउंट कितना है ये पता करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि भाई फॉर्मुलेशन के अंदर 10 ग्राम जो ड्रग प्रेजेंट है वो किसके इक्वलेंट है, वो इक्वलेंट है कि अगर आप 50 ml का वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लेते हैं जिसके अंदर इथेनॉल आपने ऐड किया हुआ है उसमें अगर आपके 10 mg
ड्रग निकल के आती है तो वो किसके इक्वलेंट होगी, आपकी फॉर्मुलेशन में 10 mg के इक्विवेलेंट होगी। बेसिकली यहाँ पे हमको ये पता करना है कि हमारी एपीआई यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट कितना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इथेनॉल के अंदर हमारी जो 50 ml का वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लेंगे उसके अंदर इथेनॉल डाल करके हमारा ड्रग कंटेंट जो रिलीज होगा उसको यहाँ पर मेजर कर लेंगे। ठीक है। 9th होता है आपके इन विवो इवेल्युएशन। ये तो सारे हमने बॉडी के बाहर परफॉर्म किए। अब हम पर्टिकुलरली बॉडी पर अप्लाई करके देख रहे हैं कि फेस वॉश जो है कितना सुटेबल है और कितना नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले हम परफॉर्म करेंगे स्किन इरिटेशन टेस्ट, जिसमें हम देखेंगे कि जब हम उसको अप्लाई करते हैं स्किन पर तो कहीं वो स्किन पर कोई इरिटेशन तो नहीं कर रहा है। सो इन दिस इवेल्युएशन टेस्ट should be carried out on the human volunteers. And for the formulated face wash, volunteers are selected and 1.0 gram of formulated face wash should be applied on an area of 2 square inch to the back of the hand. ठीक है। तो ये जो इवेल्युएशन टेस्ट होगा इसको ह्यूमन वॉलेंटियर्स पर ही परफॉर्म किया जाता है। इसके लिए क्या करते हैं कि जो फेस वॉश रहता है जो हमने बनाया है उनको जो भी हमने सिलेक्ट किए वॉलेंटियर्स उन पर अप्लाई किया जाता है। सिर्फ 1 ग्राम उन पे उनके फेस वॉश पर अप्लाई करते हैं। ठीक है। तो हाथ के पीछे वाले पोर्शन पे 2 स्क्वायर इंच की जगह पर एरिया पर इसको अप्लाई किया जाता है और देखते हैं कि कहीं कोई इरिटेंसी तो नहीं कर रहा, कोई इरिटेशन तो नहीं हो रही जब हम इसको लगा रहे हैं तब, या लगाए रहने दे रहे हैं तब। ठीक है। सेकेंड होता है हमारा फोटोग्राफिक इवेल्युएशन ह्यूमर। In this evaluation test should be carried out on the volunteers. In this whitening face wash should be applied on the skin and before and after the application of a product. Then the reading on the photographs should be taken. ठीक है। फोटोग्राफी की इवेल्युएशन के अंदर क्या करते हैं, ये जो इवेल्युएशन टेस्ट होता है ना इसके अंदर जो वॉलेंटियर्स होता है उन पर ही किया जाता है इसको भी। इसमें जो हमारा व्हाइटनिंग फेस वॉश होता है उसको हम स्किन पर अप्लाई करते हैं और अप्लाई करने के बाद जो है पहले देखते हैं कि पहले फोटोग्राफ्स कैसे आते हैं और बाद में कैसे आते हैं, कि प्रोडक्ट को लगाने के बाद जो फोटोग्राफिक रेज आके इस पे गिरती हैं उसकी वजह से क्या इफेक्ट आता है, उसके पहले क्या इफेक्ट आ रहा होता है जब हमने फेस वॉश नहीं लगा रखा होता है। ठीक है। तो फोटोग्राफिक इफेक्ट यहाँ पर देखा जाता है। ठीक है। तो ये सारे इवेल्युएशन पैरामीटर्स को फुलफिल करके हम ये चेक करते हैं कि जो फेस वॉश हम बना रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का है या नहीं है। ठीक है। फिर इसके एडवांटेज क्या है फेस वॉश के, ऑब्वियस सी बात है स्किन को क्लीन करने का काम कर रहा है। एक्चुअल जो स्किन है वो लेके आ रहा है, पोर्स को क्लोग होने से बचा रहा है। ठीक है। और स्किन को हेल्दी बनाए रख रहा है। सो फर्स्ट है कि इट हेल्प्स टू रिमूव एंड रिप्लेसमेंट ऑफ द डेड स्किन सेल्स टू द न्यू स्किन सेल्स। ये क्या करता है, डेड स्किन सेल्स को हटाता है, रिप्लेसमेंट करता है किसके साथ, नई स्किन की सेल्स के साथ। सेकेंड है कि इट हेल्प्स इन कीप द स्किन फ्रेश एंड हेल्दी। सेकेंड है कि ये स्किन को एकदम फ्रेश और एकदम हेल्दी बनाए रखता है। थर्ड है कि इट मेक्स स्किन टू लुक रेडिएंट, स्किन को एकदम रेडिएंट शाइनी फिनिशिंग देता है। फोर्थ है कि इट हेल्प्स इन द डेड स्किन रिमूवल विच लेटर ऑन डेवलप्स एज व्रिंकल ऑन द फेस। लास्ट क्या है कि ये स्किन पर जो डेड सेल्स होती है उनको रिमूव करता है और स्किन पर जो रिंकल्स डेवलप होने के चांसेस होते हैं जिनकी वजह से रिंकल्स होते हैं उनको ये यहाँ पर हटा देता है। ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है इसके, कि बाय रेगुलर क्लींजिंग द फेस कैन हार्म द स्किन बैरियर्स एंड मेक द स्किन मोर वल्नरेबल टू द रैशेज एंड अदर स्किन प्रॉब्लम्स। कि अगर आप रेगुलरली इन फेस वॉश को यूज करते हो तो ये स्किन को हार्म कर सकता है, स्किन बैरियर्स को हार्म कर सकता है, स्किन को अदर रैशेज के लिए वल्नरेबल बना सकता है, स्किन प्रॉब्लम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। सेकेंड है कि एन एक्सेसिव फेस वॉश कैन रिंस अवे the natural oil of the face which give rise to the problems like skin dryness। अगर आप रेगुलरली यूज करते हो इसको तो स्किन का जो नेचुरल ऑयल है उसको ये यहाँ से रिंस आउट कर देता है, उसको हटा देता है, जिसकी वजह से स्किन ड्राई भी हो सकती है। और थर्ड है कि अपार्ट फ्रॉम द ड्राई एंड लाइफलेस स्किन टू मच फेस वॉशिंग कैन कोज एक्ने एंड पिंपल्स। और अगर आप बहुत ज्यादा फेस वॉश यूज करते हो तो स्किन ड्राई हो जाएगी। ठीक है। स्किन की जो लाइफ है वो थोड़ी सी यहाँ पे कम हो जाएगी। लेकिन ये तो छोटी प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर आप बहुत ज्यादा यूज करते हो तो पिंपल्स हो सकते हैं, एक्नेज हो सकते हैं।
ठीक है। तो इन सारी चीजों को कंसिडरेशन में लेते हुए हमें ध्यान रखना चाहिए कि एटलीस्ट आपको 3-4 दिनों के बीच में ही फेस वॉश को अप्लाई करना चाहिए, रेगुलर बेसिस पर नहीं करना चाहिए। क्लियर हो गई ये सारी बात? ये बात हुई किसके बारे में? फेस वॉश के बारे में। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे क्या? एंटी पर्सपिरेंट्स एंड डिओड्रेंट्स। नेक्स्ट है हमारा एंटी पर्सपिरेंट्स एंड डिओड्रेंट्स। एंटी पर्सपिरेंट्स का मतलब क्या होता है? एंटी का मतलब आपको पता ही है, एंटी का मतलब होता है अपोजिट। किसके अपोजिट? पर्सपिरेशन के अपोजिट। पर्सपिरेशन का मतलब होता है स्वेटिंग या पसीना। ठीक है। तो एंटी पर्सपिरेंट बेसिकली वो एजेंट्स होंगे जो जिनको जब अप्लाई किया जाएगा ना तो ये स्वेटिंग के प्रोसेस को अपोज कर देंगे, यानी कि स्वेटिंग ही नहीं होने देंगे। बेसिकली जो स्वेट ग्लैंड से स्वेट रिलीज हो रहा है उसको ही अपोज कर देंगे, वो ही नहीं होने देंगे। और डिओड्रेंट्स जो होते हैं बेसिकली ये फ्रेगमेंटिंग एजेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं? फ्रेग्रेंस जनरेट करते हैं। क्लियर? तो क्या समझो पहले कि एंटी पर्सपिरेंट क्या होता है और डिओड्रेंट क्या होता है, देन हम ये समझेंगे कि कैसे काम करते हैं, किस किस इंग्रेडिएंट से मिलकर बने होते हैं। पर पहले एक बेसिक समझते हैं। तो देखो कि एंटी पर्सपिरेंट्स आर द प्रोडक्ट्स व्हिच आर प्राइमरली फंक्शन टू इनहिबिट द पर्सपिरेशन। जैसा कि मैंने कहा कि ये एंटी यानी अपोजिट काम करते हैं पर्सपिरेशन के। दैट मीन्स कि ये वो प्रोडक्ट होते हैं जो आपके पर्सपिरेशन के प्रोसेस को इनहिबिट कर देते हैं। इनको इनहिबिट करना इनका मेन प्राइमरी फंक्शन होता है। Thus, by inhibiting the perspiration, which is necessary component for the bacteria growth and results in malodor, एंटीपर्सपिरेंट विच ऑल्सो एक्ट एज एन डिओड्रेंट। क्या बोल रहे हैं कि इस तरीके से ये क्या करते हैं? एंटी पर्सपिरेशन करते हैं, यानी कि पर्सपिरेशन को क्या कर देते हैं? इनहिबिट कर देते हैं, जो कि आपकी बैक्टीरिया की ग्रोथ का एक मेजर कंपोनेंट होता है। यानी कि बैक्टीरिया की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी जो होता है ना, जो भाई अगर यहाँ पर पर्सपिरेशन होगा तो यहाँ पर बैक्टीरिया डेवलप होंगे, बैक्टीरिया डेवलप होंगे तो आपके माल ऑर्डर यानी कि एक बेकार सी स्मेल आएगी, गंदी सी स्मेल आएगी। ठीक है। तो ये क्या करते हैं? इस पर्सपिरेशन को इनहिबिट कर देते हैं, पर्सपिरेशन को होने से रोक देते हैं, जिसकी वजह से ये माल ऑर्डर नहीं आती हैं और एक फ्रेग्रेंस यहाँ पर बनी रहती है। तो इस तरीके से ये डिओड्रेंट का भी यहाँ पर काम। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डिओड्रेंट की, तो डिओड्रेंट्स आर द पर्सनल केयर प्रोडक्ट दैट आर अप्लाइड टॉपिकली एंड मोस्ट कॉमनली ऑन द अंडर आर्म्स to minimize the odor which is caused by the bacterial breakdown of an perspiration। ठीक है। तो डिओड्रेंट्स जो होते हैं, डिओड्रेंट्स हमारे पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स होते हैं जिन्हें अंडर आर्म्स पर या अंडर आर्म पिट्स जो होते हैं उन पर अप्लाई किया जाता है। ठीक है। जो क्या करते हैं? जो कि पर्सपिरेशन को होने से रोकते हैं, बैक्टीरियल ब्रेकडाउन को रोकते हैं और जो स्मेल यहाँ पर, जो फ्रेग्रेंस यहाँ पर जनरेट हो रही होती है, जो ऑर्डर यहाँ पर जनरेट हो रहा होता है, उसको मिनिमाइज कर देते हैं। तो इस तरीके से डिओड्रेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? आपके जो बैड स्मेल आ रही होती है, बैड ऑर्डर आपका आ रहा होता है, उसको यहाँ पर आने से रोकते हैं। ठीक है। तो एंटीपर्सपिरेंट्स और डिओड्रेंट्स का कंसेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ दीज डिओड्रेंट्स एंड एंटीपर्सपिरेंट्स। तो क्या बोल रहे हैं कि फर्स्ट है इट शुड बी नॉट एज एन स्किन इरिटेट, कि जब इनको स्किन पर अप्लाई किया जाए तो स्किन पर ये इरिटेशन ना कोज करते हो। सेकेंड है कि इट शुड बी नॉट डिटोरिएट द क्लोथिंग, कि जिस भी जैसे कपड़ों पे भी अप्लाई करते हैं ना परफ्यूम्स को, तो कपड़ों को भी डिटोरिएट ना कर दे, क्लोथ को भी डिटोरिएट ना कर दे। थर्ड इट शुड बी सेफ एंड नॉन टॉक्सिक, सेफ होने चाहिए, टॉक्सिसिटी कोज करने वाले नहीं होने चाहिए। फोर्थ है इजी टू यूज एंड अडेयर वेल ऑन द स्किन, कि इनको जब अप्लाई किया जाए तो स्किन पर इजीली अप्लाई हो सके और स्किन पर बने रहे, ठहरे नहीं। ऐसा नहीं कि अभी फ्रेग्रेंस दे रहे हो 10 मिनट बाद फ्रेग्रेंस देना खत्म कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिफ्थ है कि मास्क द बॉडी ऑर्डर विद द परफ्यूम्स, कि परफ्यूम्स की हेल्प से जो बॉडी ऑर्डर रिलीज हो रहा है, जो बैड स्मेल प्रोड्यूस हो रही है, वो यहाँ पर मास्क हो जानी चाहिए और सिर्फ अच्छी फ्रेग्रेंस ही आनी चाहिए। नेक्स्ट इज सिक्स absorbs the perspiration or inhibit the activity of gram positive bacteria which causes body malodor। तो ये क्या करने चाहिए? पर्सपिरेशन को यानी कि स्वेटिंग को यहाँ पर अब्जॉर्ब कर लेने चाहिए और ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरियाज है उनकी एक्टिविटीज को इनिबिट करने वाले होने चाहिए, जो स्मॉल ऑर्डर के लिए या बैड स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल जो बैक्टीरियाज है
उनको ये क्या कर देंगे, इनिबिट कर देंगे, उनकी ग्रोथ को नहीं होने देंगे, जिसकी वजह से बैड स्मेल यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं होगी और फ्रेग्रेंस यहाँ पर जनरेट होगी परफ्यूम्स की हेल्प से। ठीक है, तो ये बात हुई डिओड्रेंट्स और एंटी पर्सपिरेंट्स के बारे में। तो इस तरीके से हमको क्या समझ में आया कि दोनों में क्या मेजर डिफरेंस है। तो इन दोनों के अंदर जो मेजर डिफरेंसेस है वो हैं, फर्स्ट कि द डिओड्रेंट हैव एन टॉपिकल इफेक्ट दैट इज एन कॉस्मेटिक इफेक्ट, whereas antiperspirant having a therapeutic effect that is used as an OTC drug। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि जो डिओड्रेंट्स होंगे ना वो तो सिर्फ स्किन पर अप्लाई किए जाएंगे और एक कॉस्मेटिक की तरह सिर्फ जो हमारा अपीयरेंस है, जो हमारा ऑर्डर है, उसको बेटर करने का काम करेंगे। जबकि जो एंटीपर्सपिरेंट है वो फार्माकोलॉजिकल एक्शन रखते हैं, बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करके थेरापेटिक एक्शन यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं और एक ओटीसी ड्रग के फॉर्म में यानी कि ओवर द काउंटर ड्रग की फॉर्म में यूज किए जाते हैं। ठीक है, सेकेंड अगर हम बात करें डिओड्रेंट्स के बारे में, तो इट डज नॉट रिड्यूस द स्वेट अमाउंट। ये जो है स्वेटिंग के अमाउंट को नहीं कम करते हैं, जितना स्वेटिंग हो रही है होने देते हैं, उसको नहीं कम करते हैं, सिर्फ जो बैड स्मेल है उसको मास्क करके परफ्यूमिंग या गुड स्मेल यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं। जबकि एंटीपर्सपिरेंट जो होते हैं ये बेसिकली क्या करते हैं, वो स्मेल जनरेट करने वाले बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं और यहाँ पर फार्माकोलॉजिकल एक्शन देते हैं, स्वेट के सिक्रीशन के अपोजिट काम करते हैं, यानी कि स्वेट सिक्रीशन के अमाउंट को ही रिड्यूस कर देते हैं, उसको इनहिबिट कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो आपके थेराप्यूटिक इफेक्ट देते हैं, बॉडी की फार्माकोलॉजी के साथ रिएक्शन करते हैं, जबकि डिओड्रेंट्स ऐसा नहीं करते। थर्ड है कि डिओड्रेंट्स के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, आपके अब्जॉर्बेंट्स होते हैं, फ्रेग्नेंस होते हैं और जर्मिसाइड्स होते हैं। जबकि जो एंटीपर्सपिरेंट्स होते हैं इसके अंदर आपके होता है एब्जॉर्बेंट, फ्रेग्नेंस, जर्मिसाइड और एस्ट्रिंजेंट। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो डिओड्रेंट है उसके अंदर क्या क्या होते हैं आपके, उसमें होते हैं अब्जॉर्बेंट, फ्रेग्नेंस और जर्मिसाइड्स। जबकि एंटीपर्सपिरेंट्स के अंदर ये तो होते ही हैं, उसके अलावा यहाँ पर एस्ट्रिंजेंट्स भी होते हैं। ठीक है, फोर्थ की बात करें कि डिओड्रेंट्स इज नॉट एन एंटीपर्सपिरेंट वेयर इज एंटीपर्सपिरेंट इज आल्सो नॉन एज डिओड्रेंट। ठीक है, डिओड्रेंट तो सिर्फ फ्रेग्रेंस का काम करते हैं और फ्रेग्रेंस का काम करते हैं और उसका मतलब जो मेन मैकेनिज्म है उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करते, तो ये सिर्फ डिओड्रेंट की तरह यूज होंगे। जबकि एंटीपर्सपिरेंट स्वेटिंग को इनहिबिट करके जो बेड ऑर्डर है उसको भी रिड्यूस कर रहे होते हैं। इस वजह से एंटीपर्सपिरेंट्स तो डिओड्रेंट की कैटेगरी में कंसिडर हो सकते हैं, लेकिन डिओड्रेंट्स जो है वो आपके एंटीपर्सपिरेंट्स की कैटेगरी में नहीं आ सकते। तो ये दोनों बातें समझना यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि किस तरीके से ये ड्रग यहाँ पर हमारी काम करती हैं। सो व्हेन एन एंटीपर्सपिरेंट इज अप्लाइड टू द स्किन सरफेस देन इट्स एंटीपर्सपिरेंटिव active ingredient that is generally aluminium salt get dissolved in the sweat or moisture present on the skin surface of the armpit. Then the dissolved substances form a gel which creates a small temporary plug near the top of the sweat gland, which is considerably reduces the amount of sweat producing from the skin surface. Here, bathing and washing will remove the antiperspirant gel. Therefore, reapplication of the antiperspirants is essential to reduce swelling and keep fresh throughout the day. Hence, as an antiperspirant reduces the underarm swelling, sweating, they do not influence the thermoregulation of the body. क्या बोल रहे हैं कि जब आपका जो एंटीपर्सपिरेंट होता है ना उसको जब हम स्किन पर अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो एंटीपर्सपिरेंटिव एक्शन होता है ना, क्यों, क्योंकि एंटीपर्सपिरेंट एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रेजेंट है जो कि मोस्टली आपके एल्यूमिनियम सॉल्ट होते हैं। तो इनको जब अप्लाई करते हैं ना तो जहां से स्वेट प्रोड्यूस हो रहा होता है उस स्वेट के साथ ही डिजोल्व हो जाते हैं। ठीक है, या जो भी मॉइस्चर वहां पे प्रेजेंट होता है उसके साथ डिजोल्व हो जाते हैं और डिजोल्व होकर के जैसे मोस्टली इनको आर्म पिट्स में अप्लाई किया जाता है तो वहां की जो सरफेस है वहां पर प्लग बना लेते हैं, क्लॉक कर देते हैं वहां को, जिसकी वजह से और स्वेट वहां पर बाहर ही नहीं निकल पाता। ठीक है, तो ये डिजोल्व सब्सटेंस जेल फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं, जिसकी वजह से स्वेट ग्लैंड्स की जो टॉप पोर्शन है वहां पर प्लग का काम कर देते हैं और जिसकी वजह से आपके स्वेट प्रोड्यूस नहीं हो पाता उन पर्टिकुलर स्किन पोर से। ठीक है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होता है, आपकी स्वेटिंग रिड्यूस हो जाती है। लेकिन जब हम
बात करते हैं, नहाते हैं या वॉश करते हैं उन आर्म पिट्स को, तो वो एंटी पर्सपिरेंट वहां से रिमूव हो जाता है। रिमूव हो जाने की वजह से वापस से वो पोर्स खुल जाते हैं, फिर से स्वेटिंग होने लग जाती है। इस वजह से हमें उसको फिर से दोबारा से अप्लाई करना पड़ता है, जिससे कि आपकी स्वेटिंग यहाँ पर रिड्यूस हो और आप पूरे दिन भर फ्रेश महसूस कर सकें। ठीक है। देन ये जो एंटी पर्सपिरेंट होते हैं ये इस तरीके से आपके स्वेटिंग को रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं और बॉडी में थर्मो रेगुलेशन को इन्फ्लुएंस नहीं करते। ये ध्यान रखना कि सिर्फ स्वेटिंग को बाहर देखो, स्वेटिंग होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि स्वेटिंग होगी तो बॉडी का जो टेम्परेचर है ना वो यहाँ पर मेंटेन रहेगा। ठीक है, क्योंकि जब गर्मियों के टाइम पे मोस्टली बॉडी टेम्परेचर जो है वो ज्यादा एक्सेस हो जाता है, तो फिर क्या करते हैं हमारे आर्मपिट स्वेटिंग करते हैं जिससे कि बॉडी कूल रह सके, काम रह सके। ठीक है, तो यहाँ पे थर्मो रेगुलेशन के लिए स्वेटिंग की जाती है। स्वेटिंग बेसिकली हमारी बॉडी का एक फिजियोलॉजिकल फंक्शन है। तो अगर आप स्वेटिंग को यहाँ पर इनिबिट कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आप बॉडी की थर्मो रेगुलेशन के साथ यहाँ पर डिस्टर्बेंस कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो स्वेटिंग आप रिड्यूस कर रहे हो ना उसकी वजह से आपकी बॉडी का थर्मो रेगुलेशन यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ये बात बहुत ही मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी हमारी हमेशा। ठीक है, तो इस तरीके से हमको क्लियर हो गया कि एंटी पर्सपिरेंट्स क्या करते हैं कि जो मॉइस्चर या स्वेटिंग प्रेजेंट होती है उसके साथ मिलकर के जेल बना लेते हैं और जो स्वेटिंग पोर्स है उनको क्लॉग कर देते हैं, जिससे फर्दर स्वेटिंग नहीं हो पाती। तो ये जो बेसिक मैकेनिज्म हमने पढ़ी है यहाँ पर एंटीपर्सपिरेंट्स और डिओड्रेंट्स के बारे में, अब हम इसकी नेक्स्ट क्लास के अंदर और भी डिटेल में इनको डिस्कस करेंगे कि किन किन इंग्रेडिएंट से ये मिलकर बनी होती है और किस तरीके से यूज की जाती है। तो उसके लिए वी विल डिस्कस इट इन अ नेक्स्ट क्लास। टिल देन, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।